आपका यहाँ पर पूछा गया कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। जो योजना 1974 से जो है 1978 तक जो है चला था, तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु को देखें तो सातवीं पंचवर्षीय जो योजना था, सत्ता में कांग्रेस पार्टी का जो है मुंह तोड़ जवाब प्रकट करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से जो है उद्योगों की दक्षता स्तर में सुधार लाने पर यहाँ पर जोर दिया गया था। मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार और खदान के उत्पादन में जो है यहाँ पर आपका वृद्धि करना था। और पांचवी और छठे पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष ढेर सारे लक्ष्य विद्यमान थे, जैसे कि यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देना, रोजगार में वृद्धि करना, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है व्यापार संतुलन को ठीक करना आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है बड़े पैमाने पर यहाँ समाजवाद को जो है बढ़ावा देने, ऊर्जा उत्पादन में जो है वृद्धि की दिशा में जो है यहाँ पर प्रयासरत थी। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो विकास लक्ष्य रखा गया था 5.5% का रखा गया था, और वास्तविक जो विकास हुआ था 5.6% का हुआ था। तो आप इसको भी जो है याद कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरराज्य परिषद की जो है यहाँ पर स्थापना करता है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपका था आर्टिकल 263 का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो आपको बताते हुए चले कि आर्टिकल 263 जो है अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में जो है आपका यहाँ पर प्रावधान जो है करता है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके यहाँ पर है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से बहुत ही प्रबल है, तो उसको जो है एक बार आप लोग थोड़ा सा देखने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद आपको दिखेगा अनुच्छेद 245, जो कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से जो है संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 246 जो है संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु यानी कि सातवीं अनुसूची से संबंधित है। 248 जो है अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होगा उससे संबंधित है। 249 जो है वो आपका राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी, वो आपका सम्मिलित है। 262 जो है अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णयन से संबंधित है। अनुच्छेद 263 जो है ये आपका अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रावधान से जो है आपका यहाँ पर संबंधित है। और 280 जो अनुच्छेद है ये आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के स्थापना से संबंधित है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत के किस नियामक निकाय ने जो है 2025 में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है लागू करना अनिवार्य जो है कर दिया है, यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP। तो इसका जो राइट आंसर था ट्राई। ठीक है, ट्राई ने यह निर्देश दिया है कि फोन की स्क्रीन पर कॉलर का जो है वास्तविक जो है KYC नाम जो है यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा भारत का जो नियामक निकाय है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और DOT ने मिलकर जो है 2025 से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जो है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्पैम धोखाधड़ी कॉल को रोकने के लिए जो है KYC सत्यापित कॉलर का नाम दिखाना है, और इसे चरणबद्ध तरीकों से रोल आउट किया जा रहा है और मार्च 2026 तक जो है ये आपका देशव्यापी जो है हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। तो यहाँ से जो प्रश्न हमने आपको पहले ही चेताया था कि जब एक परमाणु ऊर्जा का पूछा गया है तो आगे भी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो संबंधित जो प्रश्न है आपके पूछे जाएंगे। अब मूलतः जो 7 जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहां से प्रश्न आपके आएंगे और वहीं से प्रश्न आपको देखे गए हैं। तो कायगा जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक में है, आपको PDF में भी दिया गया है, और कल जो है हमने आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से भी जो है बताया था। इसके अलावा कायगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कन्नड़ जिले के कायगा और मल्लापुर विजय गांव में स्थित है, जो करवाड़ इलिकल H6 से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये काली नदी के बाएं तट पर स्थित है। कांद्रा बांध से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर जो है स्थित है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा भारत में जो 7 आपकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको भी याद रखना है, साथ में ये कायगा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक है आपका काकरापार जो कि आपका यहाँ पर गुजरात में स्थित है, एक है आपका कलपक्कम जो कि आपका यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। नरोरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो है कायगा आज पूछा गया राजस्थान में जो आपका ऊर्जा संयंत्र है उसको भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, कल जो पूछा गया था रावट भाटा, ठीक है, तो रावट भाटा ही जो है आपका यहाँ पर राजस्थान में जो है तो है स्थित है, तो वो पूछा गया था, तो उसको भी जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा तारापुर परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है तो वो जो है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र को याद रखना है। इसके अलावा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका तमिलनाडु में है, तो यहाँ से जो है आपको तमिलनाडु को भी जो है याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे ऊर्जा संयंत्र मुख्यतः 7, और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। अगला जो पूछा गया कि करगम जो है किस भारतीय राज्य का यहाँ पर पारंपरिक लोक नृत्य है। तो करगम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो करगम लोक नृत्य है ये आपका तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर जो है तमिलनाडु जो है हो जाएगा। इसके अलावा करगम के अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कोलाट्टम है, कुम्मी है, तो ये सब नृत्य आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान की जब हम लोग बात करेंगे
तो राजस्थान में जो है घूमर हो गया, कालबेलिया, भवई, चरी, ये सभी जो नर्त है आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा असम की बात करेंगे तो बिहू हो गया, सतरिया हो गया, इसके अलावा जो है बगुरुम्बा, ये सभी जो नर्त है आपका यहाँ पर असम से संबंधित है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर हरियाणा से बात करेंगे तो झूमर हो गया, फाग नर्त हो गया, इसके अलावा धमाल धमाल हो गया, फिर जो है आपका खोड़िया नर्त, ये आपका जो है हरियाणा से संबंधित है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। अगला है करगम, जो कि तमिलनाडु का जो है पारंपरिक लोक नृत्य था, जो कि वर्षा की देवी मरियप्पन को जो है आपका यहाँ पर समर्पित है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा जो लोक नृत्य किस देवी को समर्पित है, तो उसको भी याद रखिएगा, देवी मरियम्मन। इसके अलावा इसमें जो नर्तक है अपने सर पर पानी से भरे सजे धजे बर्तन को जो है संतुलित करते हुए नाचते हैं, जो उनके अद्भुत संतुलन और कौशल को जो है यहाँ पर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि जातक कथाएं जो है मूल रूप से किस भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, तो जातक कथाएं की जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो है मूल रूप से आपका यहाँ पर पाली भाषा में लिखा गया है, तो पाली जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, तो यहाँ पर जो है पाली आपका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, जातक जो कथा है वो आपका यहाँ पर पाली भाषा में लिखा गया है। और इसके अलावा जो जातक है ये आपका बौद्ध धर्म के लोगों का जो है पवित्र ग्रंथ है, और जातक कथा में लगभग जो है 500 से अधिक, और एक्यूरेट बात करें तो 540 कथाएं हैं, और यहाँ पर और 15 ग्रंथों का जो 10वां, सॉरी, भारतीय भाषा में लिखा भी ग्रंथ है 15वां ग्रंथ और 10वां ग्रंथ, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका यहाँ पर किस मॉडल पर जो है आपका आधारित है, जो है पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, इनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है पीसी महालनोबिस का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित था। इसके अलावा जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मुख्य विषय था भारी उद्योग क्षेत्र थे। प्रथम योजना जिसका लक्ष्य जो है मुख्यतः कृषि था, और कृषि था जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्योग है इससे अलग रखा गया था, और इसका केंद्र बिंदु जो है औद्योगिक उत्पादों का जो है घरेलूकरण करना था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और महालनोबिस योजना जो है एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी, जिसकी खोज भारतीय सांख्य शास्त्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1953 में की थी। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आपका समय काल था 1956 से लेकर जो है 1961 था, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि राजस्थान का वो प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो अक्सर पिछोला झील यानी उदयपुर के किनारे स्थित बागोड़ की हवेली में झीलों के किनारे आयोजित उत्सवों में जो है प्रमुखता से किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर भवई नृत्य था। ठीक है, तो भवई नृत्य जो है यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बागेर की हवेली या पिछोला झील जो है उदयपुर में शाम होने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य धरोहर जैसे झूमर भी, कालबेलिया, इसके अलावा भवई, कठपुतली और तिरह ताली जैसे कई राजस्थान लोक नृत्यों का रंगारंग प्रदर्शन होता है। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा इनमें से कौन ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके दिए गए थे। ठीक है, बाकी इन सभी नृत्यों को भी याद रखिएगा, घूमर, कालबेलिया, भवई जो कि एक मटका नृत्य है, कठपुतली नृत्य, इसके अलावा तेरह ताली, ये सभी जो है आपका यहाँ पर जो है राजस्थान से ही संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो है आपका कब लागू हुआ था, तो बीएनएस के बारे में हम आपको एक नहीं 10,000 बार बता चुके हैं जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, कि ये जो आपका बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता जो है ये आपका यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2024 से जो है आपका लागू हुआ है। ठीक है, तो 2024 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर बीएनएस है आपका भारतीय दंड संहिता यानी कि 1860 का यहाँ पर जो है जगह लिया है, और इसके साथ ही जो है 2 अन्य नए कानून भी जो है यहाँ पर आपके बदले गए हैं। 3 आपराधिक कानूनों को जो है यहाँ पर लाया गया था। एक आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और एक आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कि 1 जुलाई 2024 से ही जो है आपका यहाँ पर प्रभावी है। ठीक है, तो बीएनएस आखिरकार है क्या, तो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता भारतीय संसद के द्वारा 2023 में पारित एक व्यापक आपराधिक संहिता है, और यह आधिकारिक तौर पर जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, और इसने जो है 16 साल नहीं 160 साल पुरानी जो है भारतीय दंड संहिता का जो है स्थान लिया है, और यह त्वरित न्याय, पीड़ित अधिकारों और डिजिटल युग के अपराधों पर जो है केंद्रित है, और इसमें खंड या अध्याय पूछेगा तो बीएनएस में जो है आपका 20 अध्याय है, और 358 खंडों में जो है ये आपका विभाजित है। इसका उद्देश्य भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक सरल बनाकर एक अधिक प्रभावी कानून ढांचा जो है तैयार करना है, याद रखेंगे। अगला है कि हजीरा, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर विवि जयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से जो है निम्नलिखित में से किसका जो परिवहन है आपका किया जाता है। 4 ऑप्शन 3 आपके क्वेश्चन में ही जो है लिखे हुए थे। इसमें से राइट आंसर जो था प्राकृतिक गैस का था, हजीरा हो गया, इसके अलावा विजयपुर हो गया, जगदीशपुर हो गया, ये सभी पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का जो है परिवहन किया जाता है। गुजरात के हजीरा से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों, बिजली उत्पादन और अन्य उद्योग को जो है गैस की आपूर्ति जो है यहाँ पर करती है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है
स्टूडेंट के द्वारा जो रिव्यू मिल रहा है वो भी आपके काबिलिए तारीफ है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने हमें बताया जो कि क्वेश्चन भेजे कि ओवरऑल जो है आपकी पीडीएफ से थे और डे वाइज जो आपने कंटेंट दिया है 80% जो है मेरे लिए जो है आपका यहाँ पर हेल्पफुल था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या गूगल डॉक्स में जो है हाइपर लिंक डालने के लिए जो है किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन कंट्रोल प्लस के का था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एच से भी जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस एच जो है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो है किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का उपयोग जो है लेफ्ट अलाइन के लिए जो है किया जाता है। तो आप इसको भी जो है भूलेंगे नहीं, इसको भी मन में बसाए रखेंगे। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को जो है सेवी को जो है वैधानिक अधिकार यहाँ पर कब प्राप्त जो है हुए थे, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति या कहें तो विनिमय बोर्ड को जो है यहाँ पर वैधानिक जो अधिकार है 30 जनवरी 1992 को जो है प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर 30 जनवरी 1992 जो है हो जाएगा। हालांकि 30 जनवरी था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन 1992 जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा सेवी की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, यहाँ की स्थापना की बात करते हैं, तो ये जो है मूल रूप से आपका यहाँ पर 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था, लेकिन जो इसका वैधानिक दर्जा जो है आपका 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जो है कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर मुंबई का भी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। जो बार्क है उसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में जो है आपका यहाँ पर जो है स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। पहले इस परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आपको बताते हुए चले कि भारत में अन्य परमाणु अनुसंधान केंद्र भी हैं, जैसा कि परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय AMD जो कि आपका हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि IGCAR है जो कि आपका तमिलनाडु के कलपक्कम में है। एक आपका वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो है VECC जो कि आपका यहाँ पर कोलकाता में है। तो आप इन सभी को जो है याद रखेंगे, आने वाले दिनों में प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी वस्तु का वेग जो है 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कितनी बढ़ जाएगी, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 2.2 गुना जो है आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला यानी कि सूत्र की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है और गतिज ऊर्जा जो है वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रारंभिक जो वेग है v1 है इक्वल टू v होगा और प्रारंभिक गति जो होगा a1 इक्वल टू v² के अनुपात में होगा। तो नया वेग जो है आपका हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो नई गतिज ऊर्जा जो है 1.5 होगा और 1.5 का जो है स्क्वायर करेंगे तो वो आपका निकल कर आएगा 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रम शब्द जो है मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है, तो स्क्रम शब्द जो है आपका यहाँ पर रग्बी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। स्क्रम शब्द जो है मुख्य रूप से आपका रग्बी शब्द से संबंधित है। यह खेल को जो है फिर से आपका यहाँ पर शुरू करने की एक विधि है और जिसमें दोनों टीमों के फॉरवर्ड खिलाड़ी जो है गेंदों पर कब्जा पाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध जो है सिर झुकाकर और बाहां फंसाकर जो है धक्का देते हैं। और तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि एक पेड़ माँ के नाम योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो इससे संबंधित जो है हमने आपको करंट अफेयर भी करा रखा था। ये CGL में जो है करंट अफेयर के सेक्शन में ये प्रश्न बना था, लेकिन आज जो है आपका स्टैटिक में ही जो है पूछा गया है इससे रिलेटेड। और हमने आपको यहाँ पर रील्स भी एक जो है शेयर किया था आपको टेलीग्राम पर और उसके साथ ही क्वेश्चन भी जो है आपको यहाँ पर शेयर किया था। तो एक पेड़ माँ के नाम योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो योजना है एक पेड़ माँ के नाम, इसकी पहल जो है शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 5 जून 2024 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया था। और पर्यावरण संरक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य था और माताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई थी और सामूहिक भागीदारी भी जो है आपका यहाँ पर जो है किया गया था, यानी कि पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना था। तो यही सभी ऑप्शन में आपके दिया गया होगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो है जंगलों की कटाई, पेड़ की कटाई हो रही है। यहाँ पर अरावली का जो पर्वत है उसकी भी कटाई का जो आपका ऑर्डर है, यहाँ पर कटाई का ऑर्डर नहीं, मतलब वहाँ पर जो खनन होगा उससे संबंधित जो ऑर्डर आपकी सुप्रीम कोर्ट जी ने जो है पास किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने से ऐसी योजना लाने से बेहतर है कि यहाँ पर जो है हम लोग एक पेड़ को बचाएं, एक पेड़ को बचाओ योजना जो है उस पर जो है अमल करें। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची इसके द्वारा जो है जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका 11वीं अनुसूची का था जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था और ये जो है पंचायती राज
से जो है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा नया भाग जो है 11 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 को ये प्रावधान और पंचायतों के कार्य के भीतर जो है 29 विषयों को जो है इसमें शामिल करने वाली एक 11वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि मणिपुर, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर अजय कुमार भल्ला, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके राज्यपाल से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, और राज्यपाल क्या पूरे राज्यों का आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के आ रहे हैं? नहीं। अभी हाल ही में जितने राज्यपाल आपके चेंज हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न यहाँ पर घुमा-घुमा कर पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पर कभी आपका मणिपुर का, कभी बिहार का, स्टार्ट आपका बिहार से हुआ था, फिर यहाँ पर मिज़ोरम का कल ही पूछा गया था, ठीक है? तो इन सभी को अभी याद रखिएगा। हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी, जहाँ पर मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला को बनाया गया था। पहले के जो राज्यपाल थे, अनुसुईया उइके थे। केरल के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर थे। पहले के आरिफ मोहम्मद खान थे। बिहार के जो नए राज्यपाल बने थे आरिफ मोहम्मद खान, वो पहले आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर थे। फिर जो है ओडिशा के राज्यपाल जो है हरिबाबू कम्मापति को बनाया गया, पहले रघुवर दास थे। अभी मिजोरम का जो राज्यपाल है डॉक्टर विजय कुमार सिंह को जो है यहाँ पर आपका बनाया गया था, जो कि पहले जो है हरिबाबू कम्मापति जो है यहाँ के थे, ठीक है? तो इन सभी को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कैसे की जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसको गणना पूछा गया था या परिभाषा पूछा गया था, एग्जैक्ट हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। बाकी प्रति व्यक्ति आय जो है किसी वर्ष में किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में जो है प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय का माप है। इसकी गणना जो है कुल आय को उसकी जनसंख्या से, ठीक है, विभाजित करके जो है किया जाता है। यह किसी देश के निवासियों की औसत आर्थिक भलाई का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और अक्सर जीवन स्तर के संकेतकों के रूप में जो है यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो गणना है कैसे किया जाता है? कुल आय को उसकी जनसंख्या में विभाजित करके, ठीक है? तो जब कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या में विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस शहर को जो है एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है चेन्नई था। पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, मे बी ये प्रश्न आपका पहले आ ही चुका है। नहीं, पहले आपका एशिया का डेट्रॉइट नहीं आया था, ये अहमदाबाद वाला आया था, ठीक है? अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है, वहाँ पर कपास का जो उत्पादन होता है उसके कारण वो प्रश्न आपका आया था। तो उसकी जगह उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हमने आपको बताया था कि एशिया का डेट्रॉइट या कहें तो भारत का डेट्रॉइट किससे कहा जाता है, तो यहाँ पर चेन्नई को कहा जाता है। और डेट्रॉइट आखिरकार क्या है? तो डेट्रॉइट जो है अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार भारत में जो सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल उद्योग है वो आपका यहाँ पर चेन्नई में है, तो आप उसको याद रखेंगे। तो इसके बाद या इसके अलावा जो है यहाँ पर फोर्ड, हुंडई, निसान, रेनॉल्ट, डेटसन, रॉयल एनफील्ड आदि जैसे प्रमुख कार निर्माता कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधाओं का केंद्र है, ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा ऊतक या अंग प्रणालियों को जो है एक साथ बांधने और सहारा देने के लिए जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है? तो यहाँ पर शरीर के अंगों या अंग प्रणालियों को एक साथ बांधने और सहारा देने के लिए मुख्य रूप से जो है संयोजी ऊतक जिम्मेदार होता है, जो कि हड्डी, उपास्थि, वसा, रक्त, इसके अलावा लिगामेंट्स जैसे विभिन्न रूपों में पाया जाता है और संरचनात्मक सहायता, सुरक्षा और अंगों को जोड़ने का यहाँ पर काम जो है करता है, ठीक है? तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, वो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों में जो है सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है? तो राइट आंसर जो है किंगडम जो है पादप, इसका राइट आंसर था। जगत पादप जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। जगत पादप की बात करेंगे तो पौधे की कोशिका जो है मुख्यतः रूप से सेलुलोज से जो है यहाँ पर आपका जो है बना होता है। इसके अलावा जगत कवक की बात करेंगे तो इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन से बना होता है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है मोनोरा जगत की बात करेंगे तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यहाँ पर पेप्टोडोक्लाइन केन से बनी होती है। और मिलिया जगत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति आपका एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान संशोधन विधेयक को जो है राज्यसभा में पारित करने के लिए जो है किस प्रकार के बहुमत की जो है आवश्यकता होता है? तो इसका राइट आंसर था विशेष बहुमत, यानी स्पेशल मेजोरिटी जो है इसका आपका राइट आंसर था। विशेष बहुमत आखिरकार होता क्या है? तो विशेष बहुमत को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को जो है 2/3 से अधिक बहुमत के रूप में जो है परिभाषित यहाँ पर किया जाता है। साथ ही सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक को ही जो है आपका यहाँ पर विशेष बहुमत जो है कहा जाएगा। और संशोधन के आपके यहाँ प्रकार होते हैं और मुख्यतः 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक आपका साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, एक आपका राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत, ठीक है? तो अनुच्छेद 368 जो है आपके यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, उसी में निर्धारित किया गया है कि करने की क्या-क्या प्रक्रिया होगा और किन प्रावधानों के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूरा यहाँ पर पूछा गया था, वो आपका पूछा गया था जन्म दर और मृत्यु दर से कथन संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि जन्म दर जो है इसको कहा जाता है, मृत्यु दर जो है इसको कहा जाता है और
वहाँ पर आपको वहाँ पर बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका वहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग जन्म दर से शुरू करते हैं। तो जन्म दर जो है यहाँ पर आपका यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जो कि पूरा देश, एक राज्य या कोई भी क्षेत्रीय इकाई हो सकता है, एक निश्चित अवधि के दौरान होने वाले कुल जन्मों की संख्या को जो है यहाँ पर निर्देशित करता है या संदर्भित करता है। और जन्म दर को जो है हम लोग यहाँ पर निम्न विधि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि बी अपॉन पी एक्स, 100, 1000, बी इक्वल टू जन्मों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बी जो है आपका यहाँ पर कुल जनसंख्या है, और ये जन्म दर जो है इसलिए है क्योंकि इसमें जो है जन्म देने की आयु का अनुपात शामिल होता है। और जन्म दर को जो है एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति जन्म दर को जो है एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये वाला आपका कथन जो है आपका सही था। फिर जो है जन्म दर विवाह की आयु, बांझपन, जलवायु परिस्थितियों, इसके अलावा सामाजिक परिस्थितियों, धार्मिक मान्यताओं और शिक्षा से जो है काफी प्रभावित होता है। उसी प्रकार मृत्यु दर की बात करेंगे तो मृत्यु दर जो है यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जो कि पूरा देश या एक राज्य या कोई अन्य क्षेत्रीय इकाई हो सकता है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को जो है संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। इसके अलावा धीमी जन्म दर के कारण जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो जन्म दर अपेक्षाकृत धीमी है, जबकि मृत्यु दर को जो है निम्नलिखित कारणों से बहुत तेजी से जो है यहाँ पर कम किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और चिकित्सा प्रगति मृत्यु दर को जो है तुरंत नियंत्रित कर सकते हैं। हर कोई स्वस्थ होना चाहता है, लंबा जीवन जीना चाहता है। जीवन के प्रति प्रेम के कारण जो है हर कोई उच्च स्तर की प्रेरणा के साथ सभी चिकित्सा और तकनीकी उपायों को जो है अपनाता है। जन्म दर ऊंची बनी हुई है क्योंकि यह लोगों के दृष्टिकोण, विश्वासों और मूल्यों से संबंधित है। और जन्म दर जो है धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी है। कुल मिलाकर एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है जिसमें परिवर्तन काफी धीमी गति से होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने की शक्ति जो है रखता है। में भी यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय ही पूछा गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका यहाँ पर होने वाला है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 32 जिसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है, वो उससे संबंधित था। तो ये पूछा गया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि सौर मंडल के किस ग्रह या चंद्रमा पर जो है अधिक ज्वालामुखी गतिविधि होता है। तो राइट आंसर जो है जुपिटर। जुपिटर का जो मून है, जुपिटर का जो चंद्रमा है आयो, ठीक है, वहां पर जो है सबसे ज्यादा अधिक जो है ज्वालामुखी जो है होता है, घटनाएं जो है वहां पर देखा जाता है। तो उसका राइट आंसर था। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो 10, 203 और 14 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर 395 ऑप्शन नंबर बी था। और इसका जो एच था, रूल था, वो आपका था 10 का स्क्वायर था। 10 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 था। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, फिर जो है प्लस करेंगे तो 2 आएगा तो 102 आएगा, फिर जो है 3 आएगा तो 105 आएगा। उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पर करना था, जो कि आपका 395 निकल कर आता। अगला है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध तट मंदिर यानी शोर मंदिर को और रोहतक स्मारकों का निर्माण किसने कराया था। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन पल्लव का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। जो कि मंदिर आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख भी रहे होंगे, महाबलीपुरम जिसे कि मामलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। शानदार मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से पल्लव राजवंश के द्वारा जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया, और जिसमें पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि मामल कहलाता, और नरसिंह द्वितीय जो है जो कि राज सिंह के नाम से प्रमुख था, जिन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम में यहाँ स्थानांतरित कर इसे जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह और कला का केंद्र जो है बनाया। और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों जैसे पंचरथ और संरचनात्मक मंदिरों जैसे तट मंदिर के लिए जो है आपका यहाँ प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है एक वेब ब्राउजर है, पूछा गया था। गूगल, बिंगो या याहू, मोजिला, फायरफॉक्स दिया गया था। राइट आंसर जो है मोजिला फायरफॉक्स इसका राइट आंसर था। गूगल हो गया, बिंगो या बिंग हो गया, याहू हो गया, यह आपका जो है सर्च इंजन है। और मोजिला फायरफॉक्स जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसका उपयोग उन वेबसाइटों तक पहुंचने और देखने के लिए किया जाता है। अगला है बुद्ध पूर्णिमा जो है क्यों मनाई जाती है, ये भी आपका कथन टाइप का प्रश्न था। तो बुद्ध पूर्णिमा मनाए जाने के पीछे जो कारण है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर जो है उसी दिन आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महात्मा गौतम बुद्ध को जो है महानिर्वाण जो है प्राप्त भी उसी दिन जो है हुआ था। और इन्हीं सभी कारणों के कारण जो है हम लोग यहाँ पर क्या मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बुद्ध पूर्णिमा था। इसे जो है आपका त्रिविध पावन दिवस भी माना जाता है, क्योंकि इस तिथि को जो है भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण जो कि कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो उस वो हुआ था। ठीक है, तो ये सभी कुछ क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइकिल का टायर अचानक फटने का जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है, पूछा गया था। उसका राइट आंसर था आपका आइसोबैरिक कॉन्टेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ये सभी कारण भी जो है आपका यहाँ पर साइकिल के टायर का अचानक फटने का है, लेकिन
एग्जैक्ट ऑप्शन था आपका आइसोबैरिक था, तो यहाँ पर आइसोबैरिक कॉन्टेक्स्ट इसका राइट आंसर था। जब टायर के अंदर की हवा गर्म होती है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ना चाहता है। यदि टायर आइसोबैरिक यानी कि समान दबाव स्थिति बनाए रखने में विफल होता है, दाब जो है प्रेशर जो है अचानक बढ़ जाता है, तो टायर की जो दीवार है वो उसे रोक नहीं पाती है और वो जो है आपका यहाँ पर फट जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये आपका लिखे थे चाणक्य, कौटिल्य के नाम से जिसे जाना जाता है, और इन्हें यहाँ पर विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखित एक राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर प्रसिद्ध प्राचीन जो है यहाँ पर ग्रंथ है, और जिसे चाणक्य के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य प्राचीन भारतीय विद्वान, शिक्षक और मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि मकर संक्रांति का त्योहार मुख्य रूप से पतंगों से जुड़ी किस गतिविधि से जो है संबंधित है। हालांकि ये प्रश्न आपका एग्जैक्ट यही पूछा गया था, हमेशा नहीं दावा करते हैं, लेकिन पूछा गया था आपका पतंग महोत्सव से संबंधित कि कब मनाया जाता है या कब नहीं मनाया जाता है। जिसका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 14 जनवरी था। 14 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और खास तौर पर ये जो है अहमदाबाद शहर में जो है आपका आयोजित किया जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था।